Hello and Assalamu alaikum. We are back with yet another explanation round for the questions of national licensing exam. So moving on with the question number 71, that is a 53-year-old lady, old housewife, complains of shortness of breath. She is losing weight and admits that she can eat and has good appetite. So she has tachycardia on examination, hands are warm and moist pulse, and the pulse is irregular. The most likely diagnosis is तो इस क्वेश्चन में अब आपने तीन चार हिंट्स जो हैं वो नोट करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, शी इज़ लूजिंग अ लॉट ऑफ वेट. ठीक है, शी इज़ लूजिंग वेट. इससे आपका दो चीज़ों की तरफ जा सकता है कि सिग्निफिकेंट वेट लॉस है, ग्रेजुअल वेट लॉस है, किस तरह का वेट लॉस है. तो आगे जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो शी कैन ईट एंड हैज़ गुड एपिटाइट. ठीक है, लेकिन साथ में शी ऑल्सो हैज़ टैकिकार्डिया. तो अगर इस तरह का सिनेरियो होता और उसमें टैकिकार्डिया का कुछ मेंशन ना होता, ठीक है, साथ में आपको हैंड्स आर वार्म का भी दे दिया, ठीक है, और मॉइस्ट पल्स इज पैल्पेबल, ये तीन चार से हिंट्स हैं छोटे छोटे. तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो केस है दैट इज़ अ केस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म. ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं है. अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होता तो उसमें आपको शी कैन ईट एंड हैज़ गुड एपिटाइट इस तरह की चीज़ें ना दी गई होती. ठीक है, उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म में पेशेंट फील्स लेथार्जिक, पेशेंट इज़ अनएबल टू डू नॉर्मल एक्टिविटीज़, और एक बड़ा एक स्पेसिफिक सी हिंट होती है जो आपको अक्सर औकात क्वेश्चंस में दे दी जाती है. वो अगर हाइपरथायराइड का केस हो तो उसमें जो होता है पेशेंट का हैंड्स पेरिफ्रीज वार्म का आपको हिंट दे दिया जाता है. अगर वार्म पेरिफ्रीज ना दी हो तो एक बड़ी स्पेसिफिक सी टर्म होती है कि इंटॉलरेंस टू हीट. ठीक है, इंटॉलरेंस टू हीट आपको दे दी जाएगी हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में, जबकि इंटॉलरेंस टू कोल्ड दे दी जाएगी हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में. ठीक है, क्योंकि बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो तेज़ हो चुका होता है ओवरऑल. इस वजह से पेशेंट फील्स वार्म. जो पल्स होती है वो भी टैकिकार्डिया की तरफ होती है, और पेशेंट का जो होता है अपार्ट फ्रॉम दैट पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ लूजिंग वेट एज वेल. ठीक है, ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स भी आपको दी जा सकती हैं. तो अगर वेट आपको लॉस ऑफ वेट का हो तो उसमें कोई आपको कार्सिनोमा का सस्पेक्ट भी माइंड में आ सकता है. ठीक है, क्योंकि कार्सिनोमा में भी ग्रेजुअल वेट लॉस होता है और सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता है, लेकिन वेट लॉस के साथ जैसे कि आपको पहले बताया टैकिकार्डिया भी दे दिया गया है, पेरिफ्रीज वार्म, और जो पल्स है वो भी मॉइस्ट पल्स एंड टैकिकार्डिया. तो ये सारे जो हैं इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट की तरफ निशानदेही करते हैं, और इसलिए हमारा ऑप्शन डेल्टा इज़ द करेक्ट वन. Moving on to question number 72, a 4-year-old boy is evaluated for fever and pain in right side of the abdomen for 5 days. Ultrasound abdomen shows a single abscess of 4 into 5 centimeters in the right lobe of liver. 50 ml of brownish fluid is aspirated from the abscess. What is the most common treatment? तो इसमें हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ लिवर एब्सेस. ठीक है, तो जो लिवर एब्सेस होती है दैट इज़ बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. वन टाइप इज़ द एमीबिक लिवर एब्सेस, ठीक है, विच इज़ कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंड द सेकंड वन इज़ पायोजेनिक लिवर एब्सेस. ठीक है, तो जो एमीबिक लिवर एब्सेस होती है दैट इज़ कॉज्ड बाय द बग एंटामीबा हिस्टोलिटिका, and the pyogenic liver abscess that is caused by the regional bacteria. Most commonly जो होता है that is the Staph aureus and the Pseudomonas, they can lead to the pyogenic liver abscess. तो इन दोनों की ट्रीटमेंट जो है वो फ़र्क है. ठीक है, अगर आपको एक लिवर एब्सेस पे क्वेश्चन आए और उसमें से आपको अगर आगे हिंट दे दिया जाए कि ब्राउनिश फ्लूइड इज़ एस्पिरेटेड, ठीक है, तो ये एक बड़ी स्पेसिफिक सी चीज़ है जो कि पॉइंट करती है एमीबिक लिवर एब्सेस पे. तो लेट मी मेक इट ऑल क्लियर फॉर यू कि अगर तो ब्राउनिश फ्लूइड की कोई इंडिकेशन आपको लिवर एब्सेस के क्वेश्चन में दे दी जाए, तो ब्राउनिश फ्लूइड बेसिकली जो होता है ये एक बड़ी स्पेसिफिक सी टर्म है. यहाँ पे लेमन टर्म में ब्राउनिश लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो टेक्निकल टर्म होती है उसका एक स्पेसिफिक नेम होता है. ठीक है, उसको हम कहते हैं, मैं आपके सामने यहाँ लिख भी देता हूँ,
उसको हम कहते हैं एंकोवी सॉस। तो एंकोवी सॉस एब्सेस जो होती है दैट इज़ बेसिकली ब्राउनिश इन कलर। जब भी लिवर एब्सेस से एंकोवी सॉस एस्पिरेट हो या ब्राउनिश कलर की पस एस्पिरेट आपको क्वेश्चन के हिंट में दी जाए, तो ये आप समझ लें कि ये जो कलर की एब्सेस होती है दैट इज़ बेसिकली अ पस ऑफ एमीबिक लिवर एब्सेस, ठीक है, विच इज़ कॉज बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो जो इस तरह की पस होती है कॉज बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका, उसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है दैट इज़ फ्लैजिल, विच इज़ द ब्रांड नेम, और उसका सॉल्ट नेम जो है दैट इज़ मेट्रोनिडाजोल। लेकिन अगर एमीबिक लिवर एब्सेस ना हो, पायोजेनिक लिवर एब्सेस हो विच इज़ कॉज बाय द अदर बैक्टीरिया, तो उसके लिए जो राइट ऑप्शन कंसिडर की जाएगी एट दैट मोमेंट दैट विल बी सेफ्ट्रैक्सोन, क्योंकि ये बड़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों की कवरेज अच्छी देती है बैक्टीरिया को, ठीक है। तो ये आपने देखना है, अगर अमीबिक का हिंट दिया जाए उसमें ड्रग ऑफ चॉइस इज मेट्रोनिडाजोल, लेकिन अगर पायोजेनिक का हिंट दिया जाए उसमें जो है सेफ्ट्रैक्सोन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। अगर आपको पायोजेनिक लिवर एब्सेस का क्वेश्चन आएगा तो उसमें जो एक बड़ी हिंट दी जा सकती है दैट इज़ द स्विंगिंग पायरेक्सिया, ठीक है। इसमें वैक्सिंग एंड वेनिंग पैटर्न होता है, कभी फीवर उतरता है कभी फीवर चढ़ता है। तो इस तरह की अगर आपको टर्म मिल जाए स्विंगिंग पायरेक्सिया की, देन दैट इज़ अ केस ऑफ पायोजेनिक लिवर एब्सेस, और उस केस में आप सेफ्ट्रैक्सोन को कंसिडर करेंगे एज द करेक्ट वन। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 73, that is the glomerular filtration rate can be estimated in clinical settings by so creatinine clearance, inulin clearance, pH clearance and then the urea clearance। अच्छा, अब इसमें pH क्लियरेंस और यूरिया क्लियरेंस ये तो क्वेश्चन के आंसर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल GFR की सेटिंग्स को प्रिडिक्ट या एस्टिमेट या एक्यूरेटली डिटर्मन नहीं करते। जो pH होता है वो बेसिकली इट डिटर्मन्स द फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन फॉर द डिफरेंट नेफ्रॉन्स, ठीक है। और जो यूरिया क्लियरेंस है दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये जो है बेसिकली यूरिया क्लियरेंस एक्सक्रीशन रेट को आपको शो कर सकता है, लेकिन GFR को प्रिडिक्ट करने के लिए जो बेस्ट, अगर आप कहते हैं इसमें दो चीज़ें फिर से आ जाती हैं कि GFR के लिए बेस्ट इंडिकेटर कौन है जो कि इसे इंडिकेट कर सकता है, दैट इज़ बेसिकली द इनुलिन, ठीक है। सो इनुलिन इज़ द सब्सटेंस जो कि एक आइडियल सब्सटेंस है, इट इज़ नाइदर सिक्रेटेड नो रीअब्सॉर्ब, ठीक है। लेकिन जो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि बेस्ट प्रिडिक्टर, ठीक है, या कैन बी एस्टिमेटेड इन क्लिनिकल सेटिंग, जो हम मोस्टली क्लिनिकल सेटिंग में इस्तेमाल करते हैं एज एन इंडिकेटर, दैट इज़ द क्रेटिनिन क्लियरेंस, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए विच इज़ द बेस्ट वन, देन इनुलिन क्लियरेंस इज़ द बेस्ट वन, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, लेकिन एस्टिमेटेड इन क्लिनिकल सेटिंग्स या प्रिडिक्टर of GFR, so that is the creatinine clearance. Now moving on to question number 74, a 50-year-old man is awakened by intense headache and right-sided red short eye. He has previous history of such episodes of resolving which resolved spontaneously. The most likely diagnosis is, ठीक है, तो ब्रेन ट्यूमर, इंट्राक्रैनियल हेमरेज और मिग्रेन्स। तो इसमें जो दो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली, दैट इज़ द क्लस्टर हेडेक एंड द माइग्रेन्स, ठीक है। तो इन दोनों में इंटरचेंजेबली जो है आप कंफ्यूज होकर रॉन्ग आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मिग्रेन और क्लस्टर हेडेक की क्या क्या खसूसियात होती हैं। जो क्लस्टर हेडेक होता है बेसिकली उसमें आपको रेट्रो ऑर्बिटल पेन ज़्यादा होता है, ठीक है। एक आई के इर्द गिर्द आपको पेन ज़्यादा होता है, या आपकी रेड शॉट आई या रेड आई हो जाएगी, या आई के बैक पे या आई के इर्द गिर्द जो पेन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इट कैन बी ड्यू टू सर्टन टेंशंस एट होम और एट वर्क प्लेस। आपको क्वेश्चन में दे भी सकते हैं कि एग्ज़ाम है इन सर्टन डेज, उसकी वजह से पेशेंट इज़ एक्सपीरियंसिंग हेडेक इन द टेम्पल्स, एंड साथ में उससे रेड शॉट आई है, रेड आई है, और आई के इर्द गिर्द स्पेशली पेन है और वाटरिंग ऑफ आइज़ है। अगर आपको इस तरह का सिनेरियो आए देन यू हैव टू सेलेक्ट द क्लस्टर हेडेक, बट इफ़ नॉट देन यू कैन गो टूवर्ड्स माइग्रेन। लेकिन माइग्रेन की तरफ जो है वो
आई का जिक्र नहीं होगा। जब भी माइग्रेन का सिनेरियो होगा उसमें ज़्यादातर आपको वन साइड ऑफ द हेड का जिक्र दिया जाएगा कि अगर इसी को हम माइग्रेन का सिनेरियो बनाएं, a 50-year-old man is awakened by intense headache on one side of the head. ठीक है, he has previous history of such episodes which were triggered by going in the sunlight or by eating chocolates. ठीक है, अगर इस तरह की आपको ट्रिगरिंग चीज़ें दे दी जाएं, क्योंकि माइग्रेन का जो हेडेक होता है वो स्पेशली ट्रिगर होता है कुछ सर्टन फिनोमिना से, जिसमें कि सनलाइट है, उसमें लाउड वॉइसेस हैं, और उसमें जो है किसी भी तरह की स्वीट आइटम्स हो सकते हैं जो कि इसे ट्रिगर करते हैं। ठीक है, अगर इस तरह के छोटे ट्रिगरिंग एलिमेंट्स दे दी जाएं आपको, और साथ में आपको वन साइड ऑफ द हेड का जिक्र कर दिया जाए कि सिवियर हेडेक है, तो उसके लिए जो है देन यू गोइंग टू सिलेक्ट मिग्रेन एंड नॉट क्लस्टर हेडेक। ठीक है, इंट्राक्रैनियल हेमरेज ऑप्शन 4 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट मिलेगा, किसी साइड की पैरासिस वीकनेस मिलेगी। अगर राइट साइडेड हेमरेज होगा तो लेफ़्ट साइड पे पर्सन को वीकनेस या पैरालिसिस होगा। सिमिलरली अगर ब्रेन ट्यूमर होगा तो उसका भी फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आएगा। अगर फ्रंटल लोब का ट्यूमर होगा तो पर्सनैलिटी डेफिसिट्स आएंगे। प्राइटोटेम्पोरल लोब के होंगे तो स्पीच एंड मोटर डेफिसिट्स आएंगे। सिमिलरली अगर ऑसिपिटल रीजन के ब्रेन ट्यूमर है तो आई साइट में डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो इस तरह का अगर कुछ भी मेंशन नहीं है देन ब्रेन ट्यूमर और इंट्राक्रैनियल हेमरेज और इस्कीमिया आर अनलाइकली। Moving on to question number 75, that is ECG of a patient shows prolonged PR interval, inverted T waves and U waves. He is likely to be suffering from alpha hypocalcemia, B hyperkalemia, C hypocalcemia and delta hypokalemia. तो इसमें अब the most appropriate option is hypokalemia. You can get confused between the options बीटा एंड ऑप्शंस डेल्टा। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज ना होने से कैसे बचा जा सकता है कि जो ऑप्शन नंबर बीटा है हाइपरकैलेमिया, उसमें इन्वर्टेड टी वेव्स कभी नहीं मिलती। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसमें यू वेव्स नहीं मिलती, और उसमें जो है प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल नहीं मिलता। इसमें उलट हो जाता है, कह लें कि अगर हाइपरकैलेमिया होगा तो उसमें प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल नहीं होगा, उसमें शॉर्ट एंड पीआर इंटरवल होगा। इन्वर्टेड टी वेव्स नहीं होंगी, एक बड़ी स्पेसिफिक सी चीज़ होगी जिसे हम कहते हैं टॉल टेंटेड टी वेव्स। ठीक है, टॉल टेंटेड टी वेव्स होंगी और यू वेव्स नहीं होंगी। ठीक है, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ हाइपरकैलेमिया के डिफरेंट फीचर्स होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली हिंट दिया जाता है वो टॉल टेंटेड टी वेव्स का दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा आने लग जाए हाइपरकैलेमिया के लेवल्स, तो उसमें जो है एरिथमियास के भी चांसेस होते हैं, एसवीटीज़ के भी चांसेस होते हैं। तो हाइपरकैलेमिया इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, उसके अपने ईसीजी चेंजेस होते हैं। हाइपोकैलेमिया के ये चेंजेस होते हैं जो कि इस क्वेश्चन में मेंशन है। नाउ हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया, इसके फिज़िकल जो है साइंस एंड सिम्टम्स मिलते हैं। हाइपोकैल्सीमिया में श्वास्टिक साइन और ट्रोजियो साइन होता है, जो कि हमने अपने एक मॉक टेस्ट में डिस्कस किया था कि क्या होते हैं हाइपोकैल्सीमिया के साइन सिम्टम्स, और हाइपरकैल्सीमिया के भी अपने साइन सिम्टम्स होते हैं। इनके स्पेसिफिक ईसीजी चेंजेस नहीं होते विच यू कैन गेट टू नो ऑफ। ठीक है, तो हाइपोकैलेमिया ऑप्शन नंबर डेल्टा is the correct one for question number 75. Moving on to question number 76. A 46-year-old male presents with complaint of painful bleeding per rectum. He says that the pain is so intense that she is afraid of moving his bowels. On examination, he has severe tenderness over anal region. What is the most likely diagnosis? अब ये एक सर्जरी का क्वेश्चन है। इसमें अब आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं, और चारों जो हैं सर्जरी रिलेटेड ऑप्शंस हैं। अगर इसमें आपको नो हाउ नहीं है तो एक बड़ा सिंपल सा आपको इसमें चीज़ मैं बताता चलूँ। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हिंट है वो है ये वर्ड अफ्रेड। ठीक है, पेशेंट इज़ अफ्रेड ऑफ मूविंग हिज बाउल्स। पेशेंट को डर लगता है वॉशरूम जाने से, डेफिकेट करने से। ठीक है, और सिवियर टेंडर है एट द एनल रीजन। तो अब इसकी हम
क्या डायग्नोसिस में ये हमें कैसे हेल्प करता है? जब भी एनल फिशर, व्हाट इज़ बेसिकली एन एनल फिशर? एनल फिशर इज़ बेसिकली अ क्रैक, ठीक है, इन द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द पेरिएनल रीजन। फॉर एग्जांपल ये समझ लें पेरिएनल रीजन है, उसमें जब इस तरह का कोई ब्रीच आ जाए पेरिएनल लाइनिंग के स्किन के म्यूकोजा में, तो उसको हम कहते हैं एनल फिशर। और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। पेशेंट इज़ अनेबल टू वॉक और डू नॉर्मल डेली लाइफ एक्टिविटीज़, और उसे डर लगता है वॉशरूम जाने से और डेफिकेट करने से। और इसकी जो मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है एनल फिशर की, दैट इज़ बेसिकली द 6 o'clock पोजीशन, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि द मोस्ट कॉमन सिचुएशन फॉर एनल फिशर इन द पेरिएनल रीजन इज़ एट द 6 o'clock पोजीशन, ठीक है। फिस्चुला इन एनो में कोई पेन नहीं होता है। फिस्चुला इन एनो में देर इज डिस्चार्ज फ्रॉम द फिस्चुला, ठीक है। आपको कंप्लेंट जो पेशेंट देगा, क्वेश्चन में जो हिंट दिया जाएगा वो ये होगा कि ओपनिंग है पेरिएनल रीजन में और उससे जो है डिस्चार्ज आता है, उसमें इस तरह का अफ्रेड होने वाला कोई साइन सिम्टम पेशेंट को नहीं होगा। हेमरॉइड्स में ब्लडी डिस्चार्ज होगा, जबकि फिस्चुला इन एनो में हो सकता है ब्लडी हो सकता है कि उसमें म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज हो, ठीक है। डिपेंड्स कि वो कहाँ का फिस्चुला है, एंटेरोक्यूटेनियस फिस्चुला है, रेक्टोक्यूटेनियस फिस्चुला है, किस तरह का फिस्चुला है, ठीक है। हेमरॉइड्स इज बेसिकली एंगोर्ज्ड ब्लड वेजल्स जो कि एनल लाइनिंग में बन जाते हैं, और उनकी वजह से वीनस एंगोर्जमेंट की तरफ से पेशेंट को ब्लीडिंग की कंप्लेंट होती है। पेरिएनल एब्सेस भी पेनफुल कंडीशन है, लेकिन पेरिएनल एब्सेस में जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिंट आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, दैट इज़ पेशेंट को फीवर होगा, ठीक है। फीवर होगा, फीवर होगा, फीवर होगा। और अगर आपको कुछ भी ना याद रहे और बस ये दो चीज़ें मिल जाएं कि फ़ीवर हो और पेशेंट को एब्सेस के जो एब्सेस अगर होती है उसके साथ पेशेंट को पेन हो और पेशेंट इज़ अफ्रेड of sitting and doing daily life activities, so then you can close your eyes and then select delta option as the correct one, perianal abscess, क्योंकि फीवर लाजमी होता है एब्सेस में, जबकि एनल फिशर अगर सिंपली हो तो उसमें ऐसा कुछ कंप्लेंट नहीं होती। Now moving on to question number 77. An 18-month old boy presents with abdominal pain off and on for 5 months, chilled, drinks milk mostly. Mother says that he passes stool after 2 to 3 days and during defecation cries a lot. One examination, height and weight are on the 70th centile and abdomen is distended. X-ray abdomen is unremarkable. What is the most common diagnosis? ये एक बड़ा क्रूड सा सिनेरियो है, इसमें कोई स्पेसिफिक आपको चीज़ें भी नहीं दी गई। इसमें होता है कि अक्सर औकात छोटे बच्चे आते हैं तो उनकी बाउल हैबिट्स जो होती हैं वो प्रॉपर नहीं होती। 1-1.5 साल के बच्चे होते हैं और उनका अगर एब्डोमेन की डिस्टेंशन होने लग जाए, पेशेंट इज़ नॉट पासिंग स्टूल, तो एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है, तो उसे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के तौर पे हम लेबल कर देते हैं। ये कोई स्पेसिफिक सी चीज़ नहीं है, इसमें ना आपको कोई हिस्टोपैथोलॉजी की बायोप्सी की कोई हिंट दी गई है। तो आप एक क्रूड सा सिनेरियो है और क्रूड सा डायग्नोसिस है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। इसमें अगर आपको कोई स्पेसिफिक दे दिया जाता कि हर्शस्प्रंग्स डिजीज़ का सिनेरियो आपको आ सकता था, इसमें और कोई भी अगर कॉज लीडिंग टू द क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, तो उसमें आपको कोई स्पेसिफिक हिंट्स दिए जाते कि पेशेंट की एक गैंग्लियोनिक सेगमेंट है कोलोन का, तो तब आप हर्शस्प्रंग सेलेक्ट कर सकते थे या कोई भी और चीज़। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, then you can select chronic constipation as the best one. Moving on to question number 78. Gravit 2 para 0 plus 1 is at term at 6 centimeter dilatation. How will you monitor her labor? तो इसमें जो है दो चीज़ें कंफ्यूज आपको कर सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल CTG एंड सेकंड वन इज़ पार्टोग्राम। क्योंकि CTG इधर नहीं दिया गया तो द बेस्ट वन इज़ by maintaining her partogram. Now partogram is a very good option क्योंकि partogram में 3-4 चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें कि हार्ट रेट आ जाता है, सर्वाइकल डायलिटेशन आ जाती है, इसमें जो होता है फीटल हार्ट रेट आ जाता है, ठीक है। तो इसमें 3-4 चीज़ें आ जाती हैं, उनका कॉम्बिनेशन आ जाता है, तो पूरा पार्टोग्राम जो होता है उसे हम लेबल करते हैं। लेकिन CTG में सिर्फ
जो होता है फीटल की हार्ट मूवमेंट्स, उसका हार्ट रेट, वो हम मॉनिटर कर सकते हैं और उसको हम चेक कर सकते हैं। तो अगर सीटीजी और पार्टोग्राम दोनों की ऑप्शंस दी गई हों तो उसमें पार्टोग्राम इज़ द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन गो फॉर इंस्टेड ऑफ द सीटीजी। और ये जो सारी चीज़ें हैं, बाय केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन अल्फा ऑप्शन, बाय चेकिंग फीटल हार्ट रेट एंड बाय चेकिंग हर ब्लड प्रेशर, ये सारी की सारी चीज़ें, दीज आर बेसिकली, मैं इधर एरो भी लगा देता हूँ, दीज आर बेसिकली द पार्ट ऑफ पार्टोग्राम। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये पार्टोग्राम में इंक्लूडेड होती हैं। सर्वाइकल डायलिटेशन भी आप उसको चेक कर सकते हैं और उसके बेस पर ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन दे सकते हैं। फीटल हार्ट रेट भी, मैटरनल ब्लड प्रेशर, मैटरनल हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट, ये सब चीज़ें आप पार्टोग्राम पे चेक कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डेल्टा is the correct one for question number 78. Moving on to question number 79, that is a 4-year-old boy presented with shortness of breath, weakness and easy fatigability. Examination showed brownish blue discoloration of skin and mucosa. The enzyme that is most likely to be deficient in this patient is, अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है फॉर मैथ हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिनेज रिडक्टेज। ठीक है, ये एक एंजाइम होता है विच कन्वर्ट्स मेथाइमोग्लोबिन टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, मैं इधर छोटी सी हेडिंग दे देता हूँ, मैथ हीमोग्लोबिन, it gets converted to hemoglobin with the help of enzyme methemoglobin reductase। ठीक है, तो इन केस अगर ये वाला एंजाइम डेफिशिएंट होता है, और आपको याद रखना है कि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, इट इज़ नॉट एन ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन। अगर मेथ हीमोग्लोबिन रिडक्टेज एंजाइम डेफिशिएंट होता है तो मेथ हीमोग्लोबिनीमिया हो जाएगा। ठीक है, मेथ हीमोग्लोबिन की अमाउंट रेज्ड हो जाएगी और हीमोग्लोबिन इतना नहीं बनेगा। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि जो मेथ हीमोग्लोबिन होता है उसका कलर क्या होता है, द मेथ HB, उसका कलर होता है ब्लूइश ब्राउन क्लासिकली। तो अगर आपको इस तरह का सिनेरियो आए कि ब्लूइश ब्राउन स्किन हो रही है और पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स हीमोग्लोबिन बेसिकली व्हाट इट डज इज़ इट कैरीज द ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करता है, और अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन की शॉर्टनेस होगी, बेसिकली पेशेंट को ऑक्सीजन शॉर्टनेस होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। और क्योंकि उधर से एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से मेथ हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ हो रहा है तो पेशेंट को ब्राउनिश ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन भी होगी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डेल्टा इज़ द करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 79. Moving on to question number 80, that is a 68-year-old gentleman with 1-year history of stroke is brought to the emergency room with sudden onset of dyspnea. He is in shock. Physical examination does not reveal any signs. Emergency ECG shows sinus tachycardia. What is the most likely diagnosis? ठीक है, तो स्ट्रोक के पेशेंट अगर आपको दिया जाए हिंट में कि हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक है, तो स्ट्रोक के पेशेंट में ज़्यादा टेंडेंसी होती है अगेन स्ट्रोक होने की। तो ये तो एक बात कंफर्म हो गई कि पेशेंट को अगेन भी टेंडेंसी हो सकती है अगेन स्ट्रोक होने की। और एक सडन सी जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अगर पेशेंट की दे दी जाए, डिस्निया फॉर एग्जांपल इधर दिया गया है कि सडन ऑनसेट डिस्निया है और पेशेंट शॉक में है। ठीक है, एमरजेंसी ईसीजी जो कराई है उसमें साइनस टैकिकार्डिया दिया गया है, तो उसका मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा, दैट इज़ द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अच्छा, इसमें एक बड़ी स्पेसिफिक सी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अक्सर जो ईसीजी होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, उसमें आपको अगर साइन दे दिया जाए ईसीजी के ऊपर, दैट इज़ द S1 Q3 एंड T3 साइन, तो ये एक बड़ा स्पेसिफिक साइन होता है ईसीजी पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए। ये आपको दे दिया जाए, इसका क्या मतलब होता है कि लीड नंबर 1 में जो होता है एस वेव वो डीप बनती है, लीड नंबर 3 में जो है वो क्यू वेव डीप बनती है, और साथ में टी वेव भी लीड नंबर 3 में डीप बनती है।
तो अगर इस तरह की कंडीशन आपको आ जाए, ईसीजी पे आपको हिंट दे दिया जाए, तो दैट इज़ अ कंफर्म्ड केस ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और साथ में जबकि स्ट्रोक की हिस्ट्री भी दे दी जाए और उसमें टेंडेंसी टू हैव स्ट्रोक अगेन भी हो सकता है, साथ में पेशेंट सडन ऑनसेट डिस्निया और साइनस टैकीकार्डिया ऑन ईसीजी, तो दैट इज़ अ short केस ऑफ pulmonary embolism. There is no other cause for it. So that was all for today. We will be again doing the review of next 10 to 20 questions for the national licensing exam. So keep practicing and stay tuned to the channel to gain maximum benefit. Thank you so much.